हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं इस यूनिट का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम देखेंगे एक्सेस डिमांड और जो डेफिसिट डिमांड थे उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। measures to control excess demand and deficit demand चलिए पहले देखते हैं हम लोग मेजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो है मेजर्स बच्चे वो दो टाइप के मेजर्स होते हैं। कितने टाइप के मेजर्स होते हैं? यहाँ पर दो टाइप के मेजर्स होते हैं। एक मेजर्स जिनको हम बोलते हैं फिस्कल मेजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? फिस्कल मेजर्स। और जो सेकंड वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। क्या बोलेंगे इनको? मॉनेटरी मेजर्स। तो जो फिस्कल मेजर्स होते हैं वो होते हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, यानी ऐसे मेजर्स जिनको गवर्नमेंट इम्प्लीकेट करती है। और दूसरे मॉनेटरी मेजर्स ऐसे मेजर जिनको RBI यानी कि जो कोई भी कंट्री है या इकोनॉमी है वहाँ का सेंट्रल बैंक इनको क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा। तो लिख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। या अडॉप्ट के बजाय लिख लो टेकन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो मॉनेटरी मेजर्स हैं ये होते हैं टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। और इंडिया के केस में क्या हो जाएगा? ये RBI हो जाएगा। ठीक है। अब सेम जो आपके फिस्कल मेजर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। फिस्कल मेजर्स दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो दूसरे होते हैं इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टैक्सेशन। यानी कि एक्सेस डिमांड हो गया या डेफिसिट डिमांड हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दो मेजर से ले सकती है। एक तो एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज करके, दूसरा अपना रिवेन्यू में यानी कि टैक्स में चेंजेस करके। फिर जो हमारे ये होते हैं सेंट्रल बैंक वाले, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्या बोलेंगे इनको? क्वांटिटेटिव मेजर्स। और ये जो दूसरे वाले होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव मेजर्स। इनको बोलेंगे हम लोग क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या आएगा? लाइक बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, और आपका क्या नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे? हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर आएंगे। देन आते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? लाइक कह सकते हो आप लोग मोरल सुएजन हो गया। ठीक है, जिसके अंदर वो एनकरेज या डिस्करेज करता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को क्या करने के लिए? लैंडिंग देने के लिए एनकरेज कर सकता है डेफिसिट डिमांड का केस है तो, और डिस्करेज कर सकता है लैंडिंग के लिए कब? अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो। ठीक है, अब इन दोनों मेजर्स को, ये जो भी हमारे फिस्कल मेजर्स है और मॉनेटरी मेजर्स है, दोनों को वन बाय वन डिटेल के अंदर देखते हैं। चलिए इनको मैं रफ करता हूं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पहले मेजर्स है हमारे पास, फिस्कल मेजर्स। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ऐसे मेजर जिनको कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। हम लोगों ने देखा था ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कौन से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ का करती है, गवर्नमेंट खर्चे कहाँ करती है, लाइक पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर पे, लाइक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स, इन सब पर, ठीक है। अगर एक्सेस डिमांड का केस है, किसका केस है, एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड के अंदर क्या होता था, जो एग्रीगेट डिमांड होती थी वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होती थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो जो ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके लिए एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, यानी कि जो गवर्नमेंट वहाँ के कंट्री के आम लोगों के ऊपर जो खर्चे कर रही थी उनको कम कर देगी, तो उससे क्या होगा, वो जो सभी खर्चे हैं वो सभी खर्चे कौन करेगा, जो आम लोग हैं वहाँ के इंडिविजुअल्स हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए, वो क्या करेंगे, उन खर्चों को अपने साइड से अपने पॉकेट से करेंगे। जब उनकी पॉकेट से वो खर्चे होंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और वो अननेसेसरी डिमांड कम करेंगे। कौन सी डिमांड, अननेसेसरी डिमांड, ठीक है, उसको कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सेस डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ excess demand government reduces the expenditure। अब सेम सेंस में अगर डेफिसिट डिमांड है तो डेफिसिट डिमांड के अंदर क्या करना है, जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है। वो कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट अपने साइड से वो खर्चे कर देगी, ठीक है। तो जो मोटे मोटे खर्चे होते हैं, लाइक हेल्थ के ऊपर हो गए, एजुकेशन के ऊपर हो गए, या फ्री राशन हो गया, ये सारे खर्चे अगर गवर्नमेंट खुद से कर रही है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, तो इससे लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और लोग दूसरी जो की डिमांड कर देंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह वो करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेस डिमांड के अंदर क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी, and in case of deficit demand, government should increases the, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी। और जो हमारा फिस्कल मेजर्स है, फिस्कल मेजर्स के अंदर फर्स्ट हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन in case of excess demand, government should increases the tax rates और इम्पोज न्यू टैक्सेस। देखिए, अब जो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को इंक्रीज करेगी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फोर से लेट करते हैं एक एग्जांपल, कोई पर्सन है, इंडिविजुअल का लेवल लेते, इंडिविजुअल पर्सन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको पूरा इकोनॉमी पे या जो सभी लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। एक बंदे का समझिए, कोई सिंगल पर्सन है,
उसकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, उसकी इनकम कितना है 50,000 रुपीज़ उसकी इनकम है, और गवर्नमेंट उससे 10% टैक्स चार्ज करती है, इनकम टैक्स 4 से 10% चार्ज करती है। तो कितना हो जाएगा उसका टैक्स, कितना देगा, 50,000 का 10% निकालोगे 5,000 आएगा। क्या आएगा, 5,000 आएगा। तो जो वो बंदा है 50,000 में से 5,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देगा, उसके पास कितना बचेगा, 45,000 बचेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा रहेगी और वो न्यू डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, गवर्नमेंट इस वाले केस के अंदर एक्सपेंडिचर क्या करेगी, जो टैक्स है उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब वो 10% थे, 10% से 30% कर दिया 4 से। अभी वो कितना टैक्स देगा, 50,000 उसकी इनकम थी, 50,000 का 30% 15,000, 15,000 रुपये वो क्या देगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अब उसके पास जो इनकम बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम कितना बचेगी, 35,000 बचेगी। यानी कि इसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है डायरेक्टली 45,000 से रिड्यूस होकर 35,000 रख, यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर थी या जो वो 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा था वो कम हो जाएगी। अब इसी तरीके से इस बात को हम लोग अप्लाई करेंगे इकोनॉमी के सभी लोगों पर। तो इसी तरीके जितने भी सब लोग हैं उन सबकी क्या हो जाएगी, डिमांड को हम लोग क्या कर देंगे, इनकम कर देंगे, और डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। जो डिमांड है उनकी उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कैसे, टैक्सेस बढ़ाकर। जैसे ही टैक्स बढ़ेंगे डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, उनकी कम हो जाएगी। टैक्स बढ़ेंगे डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, क्योंकि टैक्स में और इनकम में रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम उतना कम। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी सभी लोगों के लिए, तो सभी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, और जो एग्रीगेट डिमांड है पूरे इकोनॉमी की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक्सेस डिमांड का केस है, इसलिए हमें क्या करना है, डिमांड को कम करना है। और डिमांड कम कैसे होगी, जब टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा या नए टैक्स लागू कर दिए जाएंगे। एंड in case of deficit डिमांड, अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट शुड डिक्रीजेस द टैक्स रेट्स। अभी पिछले एग्जांपल जब एक्सेस डिमांड था उस वक्त क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाकर 30% कर दिए थे। पहले 10% थे, उनको इंक्रीज किया 30% कर, जिससे डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो गई थी। ठीक है, अभी क्या है, डेफिसिट डिमांड है। डेफिसिट डिमांड में क्या हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है। तो एग्रीगेट डिमांड कब इंक्रीज हो सकती है, जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम करेगी, टैक्स से कम करने से सीधा सीधा इंपैक्ट क्या होगा, उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल 50,000 एक पर्सन की सैलरी है, टैक्स रेट 30% है, वो 15,000 रुपये यानी कि 50,000 का 30% 15,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को रिड्यूस कर देती है। गवर्नमेंट क्या कर दिया, 4 से टैक्स को रिड्यूस कर दिया, 15% कर दिया, 15% कर दिया। अब 50,000 का 50,000 का 15% निकालो, कितना आएगा आपका, 15×5 = 75,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा, वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को। अब उसके पास इनकम कितनी बचेगी, 42,500 इनकम बचेगी। यानी कि पहले 35,000 सैलरी थी उसकी, सैलरी 50,000 थी, लेकिन जो डिस्पोजेबल इनकम था वो 35,000 था। अभी टैक्स कम करने से क्या हो, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गया। कितना हो गया, 35,000 से बढ़कर वो हो गया 42,500 रुपीज़ हो गया। यानी कि 7,500 रुपये एक बंदे की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको सभी लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे और सभी लोगों के एग्जाम्पल के देखेंगे, तो देखेंगे कि सभी लोगों की जो इनकम है वो धीरे धीरे डिस्पोजेबल इनकम वो लगातार बढ़ती जा रही है, और वो लोग डिमांड को इंक्रीज करेंगे। और हमें करना क्या, यहाँ पर डिमांड को इंक्रीज करना है। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी, जिससे डिस्पोजेबल इनकम कम होगा और लोग डिमांड कम करेंगे। अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को कम कर देगी, जिससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा और लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे या डिमांड इंक्रीज करेंगे, और एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी की वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं थोड़ा साइड देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन हम लोग बात करते हैं किसके, मॉनेटरी मेजर्स के। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। फर्स्ट हो गया हमारे फिस्कल मेजर्स, दो आते हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्सेशन।
चलिए देखिए, सेकंड थे हमारे पास मॉनेटरी मेजर्स। ये क्या है? मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। ऐसे मेजर्स जिनको कौन लेता है? सेंट्रल बैंक लेता है। हम लोगों ने देखा था ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स। अभी जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं इनको देखते हैं कितने टाइप के हैं। इसके अंदर ए ले लेते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट आप लोगों ने पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग, जब चैप्टर चल रहा था हमारे पास सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने बैंक रेट पढ़ा था। तो बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को या जो अदर बैंक्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लोन प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई। इंडिया का अगर केस है तो आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो दूसरे कमर्शियल बैंक्स को, लाइक एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, या जितने भी अदर बैंक्स हो गए, आरआरबी हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, उन सबको क्या करेगा? लोन देता है लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को या अदर बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, लंबे टाइम के लिए, मतलब 1 साल से ऊपर या जो भी बड़ा पीरियड होगा उसके लिए जो लोन मिलेगा किसको? कमर्शियल बैंक्स को। किसके साइड से? आरबीआई के साइड से। जिस रेट पर देगा उस रेट को क्या बोलेंगे हम लोग? बैंक रेट बोलेंगे। इट इज द रेट at which central bank lends, मतलब उधार देना, lends money to other banks, for long term। ठीक है। in case of excess demand, bank rate increases by RBI, by सेंट्रल बैंक। अब देखिए होगा क्या इसमें, बोल क्या रहा है? वो जो सेंट्रल बैंक है वो मनी उधार दे रहा है, लैंड कर रहा है किसको? अदर बैंक्स को। कब के लिए? लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन पीछे से यानी कि आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से ज़्यादा रेट पर मिल रहा है तो वो लोग क्या करेंगे? आगे जो आम जनता है, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको भी क्या करेगा? वो लोन महंगा देगा, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो हाई रहेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा तो लोग लोन कम लेंगे तो वो अननेसेसरी या अनवांटेड डिमांड को रिड्यूस करेंगे और इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है उसको रिड्यूस करा जा सकता है। देन इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, अगर डेफिसिट डिमांड का केस है तो क्या होगा? ये बैंक रेट है, यहां पर बैंक रेट डिक्रीजेस बाय सेंट्रल बैंक। अगर केस है किसका? डेफिसिट डिमांड का। डेफिसिट डिमांड आपको मालूम है क्या होती है? जिसके अंदर एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट होती है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो डेफिसिट डिमांड के अंदर हम लोगों को क्या करना है?
जो एग्रीगेट डिमांड है उसको इंक्रीज करना है। वो कैसे हो सकती है? अगर जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक्स को सस्ता लोन देगा, कम बैंक रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, तो यानी कि कमर्शियल बैंक्स को पीछे से यानी आरबीआई से लोन सस्ता मिल रहा है। अगर उनको सस्ता लोन मिल रहा है तो वो आम जनता को भी लोन क्या देंगे? कम रेट पर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो लोगों के लिए क्या रहेगा? चीज़ें बेनिफिट में हो जाएंगी, वो लोग लोन लेंगे और बहुत सारी चीज डिमांड्स को अपना इंक्रीज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह। ठीक, कार लोन, हाउस लोन, ये सब सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे और इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर, बी की रेपो रेट। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास बी रेपो रेट। रेपो रेट बिल्कुल सिमिलर होता है बैंक रेट की तरीके से, यानी कि इसमें कमर्शियल जो बैंक होता है वो लोन लेंगे किससे? सेंट्रल बैंक से। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा, बट जो डिफरेंस है वो आएगा शॉर्ट पीरियड के लिए। यहाँ पर लोन मिलता है कम टाइम के लिए और बैंक रेट में लोन मिलता था लॉन्ग पीरियड के लिए। यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए, वहाँ पर लॉन्ग पीरियड के लिए, बाकी चीजें सेम है। तो इट इज द रेट at which central bank lend money to other banks for शॉर्ट पीरियड। फिर वही बात है, एक्सेस डिमांड का केस है तो दो केस हो सकते हैं, एक तो एक्सेस डिमांड और दूसरा डेफिसिट डिमांड। देखिए एक्सेस डिमांड के अंदर हम लोगों ने करना क्या होता है? जो एग्रीगेट डिमांड है उसे कम करना है। एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है। कब कर सकते हैं? जब रेपो रेट इंक्रीज कर देगा आरबीआई। अगर आरबीआई रिड्यूस करेगा किसको? रेपो रेट को, तो कमर्शियल बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा, तो वो लोन भी आगे क्या देंगे? सस्ता देंगे। लेकिन इससे क्या होगा? जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें क्या करनी है? डिमांड कम करनी है, तो क्या करेंगे? रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अब रेपो रेट बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स को या जो अदर बैंक्स हैं उन लोगों को लोन महंगा मिलेगा। अब उन्हें लोन महंगा मिलेगा तो वो लोग आगे भी लोन आगे जो देंगे महंगा देंगे, और आम जनता को जो हाउस होल्ड्स उन लोगों को भी क्या होगा? लोन महंगा मिलेगा और वो लोग क्या हो जाएंगे? डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए। एक्सेस डिमांड में रेपो रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इसमें ठीक इसका रिवर्स, रेपो रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो दो पॉइंट देख लिए हम लोगों ने, कौन कौन से? एक तो बैंक रेट और रेपो रेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देन अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। चलिए इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट है हमारा क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है? जो आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वो ओपन मार्केट के अंदर सेल और परचेज करता है किसकी? सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज जो क्या नाम होते हैं, कोई भी लोन लेने के लिए मॉर्गेज करी जाती हैं चीजें, लाइक शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अदर चीजें हो गई। यहां पर क्या होगा? सेंट्रल बैंक
सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज उनकी सेल और परचेज करेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की और डेफिसिट डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड के अंदर हम लोगों ने काम क्या करना है, डिमांड को रिड्यूस करना है, ठीक है। और जो डेफिसिट डिमांड है, डेफिसिट डिमांड में क्या काम होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाना है। डेफिसिट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है, कम करना है। अगर यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज होगा। क्या होगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जितने भी अदर बैंक्स होते हैं वो बाउंड होते हैं एक्ट के अंदर। अगर आरबीआई उन लोगों को सिक्योरिटी सेल करेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में वो सिक्योरिटीज परचेज करनी पड़ेगी। आरबीआई अगर सिक्योरिटीज सेल करेगा तो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, और परचेज करने से उनके पास से जो कैश था या पैसा था वो कम हो जाएगा। अगर कैश कम हो गया तो आगे लोन कम फॉरवर्ड करेंगे और लोगों के पास लोन कम पहुंचेगा। अब जब लोन कम होगा तो लोग एग्रीगेट डिमांड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज करेगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। जो आरबीआई ने पहले सिक्योरिटीज सेल करी थी उनको वापस परचेज करेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक से परचेज करेगा, उनको पेमेंट करेगा, बदले में पेमेंट करेगा। तो उससे क्या, उन लोगों के पास जो पैसा है वो ज़्यादा होगा। किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लोगों तक दे सकते हैं। आई होप आपको ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी क्लियर हुआ होगा। देन इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। चलिए, डी पॉइंट है हमारे पास SLR और एक होता है CRR। एक होता है SLR और दूसरा होता है हमारे पास CRR। C हो गया था डी पॉइंट, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR। इट इज द मिनिमम percentage of total deposits kept by commercial banks with RBI। अब देखिए क्या हो रहा है, आप लोगों ने जब मनी क्रिएशन वाला टॉपिक देखा था, जितने बैंक्स थे जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट करते थे उसका कुछ परसेंटेज वो LRR लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में अपने पास रखते थे। फिर वही LRR लीगल रिजर्व रेशियो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है CRR। तो CRR LRR का वो पार्ट है, ऐसे कहो टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो सभी कमर्शियल बैंक्स को, किसको, सभी कमर्शियल बैंक्स को जमा रखना है, किसके पास, RBI के पास। अब अगर CRR ज्यादा होगा, यानी कि उनको टोटल डिपॉजिट का ज्यादा प्रपोर्शन RBI के पास जमा कराना पड़ेगा। अगर ज्यादा प्रपोर्शन RBI के पास जमा होगा तो कमर्शियल बैंक के पास कम रह जाएगा पैसा, और वो लोग लोन कम दे पाएंगे और लोगों को लोन कम मिलेगा। लोगों को लोन कम मिलेगा तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। एक्सेस डिमांड के अंदर CRR को क्या करना है, हम लोगों ने बढ़ाना है, ताकि एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर सकें। तो अगेन वही बातें आ गई, एक हो गया एक्सेस डिमांड, CRR
विल बी हाई, और डेफिसिट डिमांड के अंदर क्या करना है हमें, ठीक इसका अपोजिट करना है, CRR विल बी लो। अगर CRR कम होगा, ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। फोर से कोई बैंक है, ठीक है, उसके पास 1000 रुपीज टोटल डिपॉजिट्स है। कितना? 1000 रुपीज टोटल डिपॉजिट्स है। अगर CRR 10% है, फोर से जो CRR है उसको 10% मानते हैं, तो ये हो गया 100 रुपीज। तो बैंक्स के पास टोटल डिपॉजिट में से 100 रुपये क्या रहेगा, RBI के पास रखना पड़ेगा, बाकी 900 रुपये का लोन दे सकते हैं, 900 रुपीज का वो कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। लेकिन अभी RBI एक्सेस डिमांड में क्या करेगा, इस रेट को 10% को 4 से वो कर देता है 20%, इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया। तो टोटल डिपॉजिट 1000 रुपीज का 200 रुपया क्या रखना पड़ेगा उनको, RBI के पास रखना पड़ेगा। RBI के पास 200 रुपये चले गए, उनके पास कितना बचे, 800 रुपये बचे। अभी वो लोन कितना दे सकते हैं, 800 रुपीज का लोन दे सकते हैं, जो कि पहले 900 का दे पा रहे थे। अब वो 100 रुपये से लोन कम हो गया, यानी कि लोगों के पास लोन कम होगा, लोगों के पास लोन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। एक्सेस डिमांड के अंदर हमें क्या करना है, CRR को हाई करना है, ताकि जो है हमारे पास, उनके पास जो कैश है कम होए और मार्केट में सप्लाई कम हो जाए मनी की। ठीक इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, किसके अंदर, डेफिसिट डिमांड के अंदर इसका रिवर्स करना, एक्सेस डिमांड का जो CRR हाई है वो डेफिसिट डिमांड में लो हो जाएगा। देन ई पॉइंट बात करते हैं SLR की, इसको रफ करता हूं मैं। E point is statutory liquidity रेशियो, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग SLR। इट इज द मिनिमम percentage of total deposits kept by commercial banks with themselves। देखिए CRR में क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास जमा रखना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या होगा, उस टोटल परसेंटेज का या टोटल डिपॉजिट कुछ परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज होगा, वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे इमरजेंसीज के लिए। तो जो अपने पास रखा जाएगा उसको बोलेंगे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। काम सेम वैसे ही करेगा, अगर SLR बढ़ता है तो लोग जो बैंक्स हैं उनकी लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। एक्सेस डिमांड के अंदर SLR विल बी हाई, और डिमांड है अगर डेफिसिट डिमांड का केस है तो SLR विल बी लो। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या रहेगा, लो रहेगा डेफिसिट डिमांड के अंदर। इस तरीके से RBI अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स का यूज करते हुए एक्सेस डिमांड और जो डेफिसिट डिमांड है उनको कंट्रोल करने की ट्राई करता है। अगर यहाँ पर भी ये चीजें सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो RBI दूसरे मेजर्स यूज करता है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब RBI यूज करेगा क्वालिटेटिव मेजर्स। इसको रफ करता हूं मैं।
सेकंड जो है हमारे पास वो है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, इसके अंदर एक रहेगा हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन market value of security and money value of loan provided। देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, सपोज करो आप लोग बैंक में गए लोन लेने के लिए, बैंक कहता है भैया लोन तो आपको हम लोग दे देंगे, लेकिन आप ये बताओ अगर आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम लोग अपना पैसा कैसे वसूल करेंगे। तो आप कहते हो सर मेरे पास ना मेरी प्रॉपर्टी है, और आप चाहे तो उसके प्रॉपर्टी कागज़ वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रख सकते हो। तो उसने सिक्योरिटी ऑफर करी लोन के अगेंस्ट, फोर से उसने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इन द अगेंस्ट ऑफ लोन ऑफर करी बैंक को। बैंक कहता है कि अच्छा अब आप खुद सोचो, अगर आपने 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी ऑफर करी है बैंक को, क्या 10 लाख रुपए का लोन दे देगा? नहीं देगा, वो कुछ आपको अमाउंट कम देगा। क्या करेगा? अमाउंट कम देगा। जो अमाउंट कम देगा उसी को बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज आपने 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी ऑफर करी और बैंक ने लोन दिया आप लोगों को कितना, 8 लाख रुपए का। तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, जो डिफरेंस है 2 लाख रुपए, इन 2 लाख रुपए को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 2 लाख रुपए जो डिफरेंस आ रहा है अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यानी 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आपका आ जाएगा। यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, 20%। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी, जो वैल्यू है सिक्योरिटी की, और जो आपको लोन मिला है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर केस है एक्सेस डिमांड का, एक्सेस डिमांड का केस है तो आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को हाई रखेगा। सपोज आपने 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी ऑफर करी और लोन मांगा 10 लाख रुपए का। ये तो पॉसिबल नहीं कि आप लोग 10 लाख की सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो और 10 लाख का लोन मिल जाए। अब 4 से पिछले प्रीवियस केस के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट था 20%, तो आप लोगों को 8 लाख का लोन मिल गया था। अभी आरबीआई कहता है सभी कमर्शियल बैंक को कि भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट 50%, यानी कि आप लोगों को कोई भी बंदा लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रखने आता है, जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू है उसका 50% लोन दो और बाकी 50% का लोन मत दो। यानी कि इस वाले केस के अंदर अगर आपने 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी ऑफर करी बैंक के सामने, तो 50% के अकॉर्डिंग आपको बैंक लोन कितना देगा, ओनली ऑन 5 लाख रुपए का देगा। पिछले केस में वो 8 लाख का देगा, 3 लाख रुपए की एक्सेस डिमांड थी। अभी उसी एक्सेस डिमांड को कम करना है, यानी जो एग्रीगेट डिमांड है उसे कम करना है, और एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को हाई रखा जाएगा ताकि लोगों तक लोन कम पहुंचेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा डेफिसिट डिमांड का अगर केस है, तो आप लोग समझ चुके हो क्या करना है इसके अंदर, मार्जिन रिक्वायरमेंट को लो रखा जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या रखेंगे, लो रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन लास्ट पॉइंट, और ये यूनिट खत्म होती है फिर इसके साथ हमारे। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। ये हो गया था मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन,
देखिए मोरल सुएजन होता क्या है, जब प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की या डेफिसिट डिमांड की, आरबीआई सब तरह के मेजर्स यूज करेगा तभी भी काम नहीं बनता, तो आरबीआई क्या करेगा, जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उन लोगों पे प्रेशर डालेगा। आरबीआई प्रेशर डालेगा किन के ऊपर, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, या उनको बोलेगा लोन ना दिए जाए। उनके ऊपर कुछ कानून के तौर पे जो भी एक्ट होते हैं उनके पास, बैंक्स के अपने एक्ट होते हैं, उन एक्ट के थ्रू उनको डराएगा, धमकाएगा और उन लोगों को बोलेगा कि मार्केट में लोन कम दिया जाए, यानी कि वो लैंडिंग को डिस्करेज करने के लिए बोल रहा है। तो मोरल सुएजन का मतलब होता है बेसिकली एनकरेज और डिस्करेज ऑफ लैंडिंग। ठीक है, अगर डेफिसिट डिमांड है तो एनकरेज करेंगे लैंडिंग को, अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो डिस्करेज करेंगे लैंडिंग को। चलिए, डेफिसिट डिमांड है अगर, डेफिसिट डिमांड के अंदर क्या होता है, हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है। क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कब होगी, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, यानी कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। मनी सप्लाई करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, एनकरेज करेगा। क्या करेगा, एनकरेज करेगा लैंडिंग के लिए। अगर एनकरेज होगा, ज़्यादा लोन मिलेगा, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा ज़्यादा डिमांड। और अगर केस है एक्सेस डिमांड का, तो यहां पर क्या करेगा, वो डिस्करेज करेगा लैंडिंग को। लैंडिंग डिस्करेज होंगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम, लोगों की पॉकेट में पैसा कम, और एग्रीगेट जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके साथ हमारी जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है इसके बीच में, कोई आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियोस को बराबर देख रहे होंगे और अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर रहे होंगे। चलिए, और बेस्ट ऑफ द लक। इस यूनिट के ख़त्म होने के लिए आप लोग इसको करो, अच्छी खासी वेटेज रखती है, 10 से 12 नंबर की वेटेज रखती है आपकी ये। पढ़ो अच्छे से, अच्छा स्कोर करो। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इस यूनिट के बाद गवर्नमेंट बजट, फिर एक और यूनिट, देन हमारी मैक्रो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।